सुरेंद्र बार बार फोन उठा रहा था पर आवाज नहीं आ रही थी तो फोन वे रख दे रहा था। जब बाबूजी ने 6 से 7 बार फोन कर दिया तब उसके दिमाग में आया कहीं बाबूजी तो फोन। उसने कॉल बैक किया तभी बाबूजी फिर से फोन उठा लिए। उसने उनसे पूछा, बाबूजी आप ठीक हैं? प्रियंका ठीक है? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कुछ गिराकर इशारा कीजिए। जब उसने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी तो समझ गया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है और वे उसी समय प्रियंका के घर चला गया। वहां जाकर देखा तो प्रियंका फर्श पर बेहोश गिरी थी और उसके सिर के पास बाबूजी लाचार बेबस चेयर पर बैठकर रो रहे थे। वे तुरंत ही प्रियंका को अपनी गोद में उठाकर रूम में बेड पर लिटा दिया। फिर उसने डॉक्टर को फोन किया। उसके बाद निशा को फोन करके बुलाया। जब निशा आई तब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। वे बाबूजी को आश्वासन दे रही थी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोला, लगता है आज एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि इनके जख्म अभी ताजा है। थोड़ा तनाव के कारण उन्हें चक्कर आया होगा। वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और कुछ मेडिसिन। आप लोग इन्हें 1 वीक तक चला दीजिएगा, ठीक हो जाएंगी। फिलहाल तो ये जितना आराम करेंगी उतना अच्छा रहेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद रात भर सुरेंद्र और निशा प्रियंका के पास बैठे रहे। उन्होंने बाबूजी को आराम करने को कहा। सुबह जब प्रियंका को होश आया तो सामने सुरेंद्र का चेहरा था। उसे लगा शायद सपना होगा। वे अपनी आंखें फिर बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो सच में सुरेंद्र उसके पास बैठा था। वे घबराकर बोली, आप यहाँ? उसने कहा, अरे अरे लेटी रहो। तभी उसकी नजर निशा पर गई। तू यहाँ? जी जनाब। आपको क्या लग रहा है हम सब आपको ऊपर छोड़ने आए हैं? मैं कुछ समझी नहीं। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? वे तो बाबूजी ने भाई को फोन किया था तब हमें पता चला। हाँ, अचानक घर आते ही मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। अब ठीक हूँ। जी नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात भर सब यहीं पर थे। अब मेरी बात मानो, घर जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। मैं अभी सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। निशा ये कहकर किचन में चाय बनाने चली गई। सुरेंद्र प्रियंका को दिख रहा था। फिर बोला, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थी? अब मेरी क्या गलती है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? तभी बाबूजी कमरे में आए। वे प्रियंका को देखकर बहुत ही खुश हुए। कुछ देर बाद दोनों वापस अपने घर चले गए। दिन भर प्रियंका यही सोचते रह गई, अब उसका घर कैसे चलेगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। इस बीच कई जगह नौकरी के लिए वे बात करती रही, पर हर जगह एक बड़ी सिफारिश की जरूरत पड़ती और उसकी पीठ पर तो कोई था ही नहीं। मम्मी पापा से भी वे मदद नहीं मांग सकती थी क्योंकि ये एक दिन की बात तो थी नहीं। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वे अपने कुछ गहने ले जाकर गिरवी रख आई। रात के करीब 9 बज रहा था। तभी कॉल बेल बजा। वे दरवाजा खोली तो सामने सुरेंद्र खड़ा था। सुरेंद्र ने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? जी हाँ, आइए। वे अंदर आ गया और आकर सोफे पर बैठ गया। चाय के लिए नहीं पूछोगी? बाबूजी कहाँ हैं? वे सो गए हैं। प्रियंका किचन से पानी लेने के लिए चली गई। वे पानी लेकर आई। फिर उसने पानी पिया और बोला, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने एक सुंदर सा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रियंका बोली, क्या आपकी बीवी को मालूम है कि आप मुझे रात को गिफ्ट देने आए हैं? नहीं तो आप जाइए और पहले उसको बताइए। सुरेंद्र बोला, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, एक बार इसे खोलकर देखो तो सही। वे नहीं ली। सुरेंद्र गुस्से में बोला, खोलो इसे। वे बाबूजी के दरवाजे की तरफ देखने लगी। जब वे बॉक्स खोली तो उसके होश उड़ गए। ये तो वही गहने हैं जो मैं गिरवी रख कर आई थी। ये आपको कहाँ से मिले? सुरेंद्र उसका हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में लाकर बोला, पहले तुम ये बताओ कि तुमने इसे क्यों बेचा? तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम मुझसे मांग सकती थी ना। फिर तुम अपने गहने क्यों बेचने चली गई? ये तो मेरा किस्मत अच्छा था कि मैं वहां पर मौजूद था उस वक्त, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? नहीं बता सकती, ये मेरी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है, मुझे खुद ही फेस करना है। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? नहीं, आप मेरे कुछ नहीं लगते। मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ।
आपके कारण ही मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ चुके हैं। मेरी नौकरी चली गई, मैं बाबूजी का दावा कैसे लाऊंगी? वे बोले जा रही थी। आप मेरी जिंदगी में क्यों आए दोबारा? मेरी जिंदगी जैसी भी थी ठीक थी, मैं जी रही थी। क्यों आया आप मेरी जिंदगी में? सुरेंद्र ने अपने सीने से उसे लगा लिया और बोला, ठीक है, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा। पहले तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वे सच में थोड़ी देर के लिए अपने सारे गम को भूल चुकी थी। सुरेंद्र उसका सिर सहलाता रहा। फिर उसे अचानक से होश आया। वे सुरेंद्र को धक्का देकर अपने को पीछे कर ली और बोली, ये क्या हो गया था मुझे? नहीं, ये गलत है। वे सुरेंद्र की तरफ देखकर बोली, आप जाइए यहाँ से, फिर कभी मेरे घर मत आइएगा। ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से, गुस्से में प्रियंका बोली। सुरेंद्र चला गया। वे अपने आप को कोसती रही। ये मैंने कैसे कर दिया? मुझसे ये गलती कैसे हो गई? दूसरे दिन मिसेस दीवान का फोन आया। प्रियंका, कल से ही तुम दोबारा स्कूल ज्वाइन कर सकती हो। हम तुम्हें फिर से बुला रहे हैं। प्रियंका बोली, थैंक यू मैम, पर मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए सॉरी मैम, मैं आपके पास नहीं आ सकती। पास बैठे सुरेंद्र समझ गया कि झूठ बोल रही है वे। फिर वे कुछ नहीं बोला। कई दिनों तक प्रियंका और सुरेंद्र के बीच कोई बात नहीं हुई और ना ही वे मिलते थे। इस बीच रजनी को पता चला कि प्रियंका वही लड़की है जिससे सुरेंद्र प्यार करता था। अब तो प्रियंका के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। उसने प्रियंका को जान से मरवाने के लिए कुछ गुंडे भेजे, पर हर बार की तरह सुरेंद्र उसका रक्षक बन गया। गुंडों ने बताया कि उसे रजनी मैम ने पैसे दिए थे इसे जान से मारने के लिए। सुरेंद्र गुस्से में रजनी को खींचकर एक थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, अगर आज के बाद उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों एक गैर लड़की के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया? वे गैर नहीं है, वे रुक क्यों गए? बोलिए आप कि वे आपका पहला प्यार है और आज भी आप उससे प्यार करते हैं। उसके साथ आपका आज भी रिश्ता है। मैं तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुनना चाहता। जाओ अपने कमरे में। मैं कमरे में क्यों जाऊं? मैं घर से चली जाती हूँ। सुरेंद्र गुस्से से बोला, तुम्हें जो सही लगे वही करो। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। वे गुस्से से दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। कई दिन बीत गए। सुरेंद्र रजनी के बीच कोई बात नहीं हुई। सबकी जिंदगी में दुखों का सैलाब आ गया था। जब रजनी की तरफ से डिवोर्स पेपर आया तो सुरेंद्र फैसले के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती। फिर रवि और सुरेंद्र दोनों ही रजनी के घर उसे समझाने के लिए गए। उसके परिवार वाले इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि रजनी की माँ ने उसे बहुत ही जली कटी सुना दी और बच्चों से भी मिलने नहीं दिया। उसके भाइयों ने कहा, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। कोर्ट में 4 दिनों के बाद पेशी थी। इधर हर कोई रजनी और सुरेंद्र की शादीशुदा जिंदगी बचाने की कोशिश करने में लगा था। यहाँ तक कि सुरेंद्र के बड़े भाई राजेंद्र और उसकी माँ भी इनके पास आ गए थे। सुरेंद्र के पिता की मौत उस पार के कुछ दिनों के बाद ही हो गई थी। तभी से उसकी माँ राजेंद्र के साथ ही रहती थी। जैसे ही उनको सारी बात मालूम चली, वे रजनी से मिलने उसके घर गई। रजनी ने उनकी एक न सुनी और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया। प्रियंका ने सुरेंद्र को फोन करके बुलाया उसे समझाने के लिए। इतना बड़ा फैसला करने से पहले ये सोच लीजिए कि बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। सुरेंद्र बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं किया हूँ? पूरा परिवार समझा चुका है, पर उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए। वे मेरे साथ रिश्ता खत्म करना चाहती है। अगर उसकी इच्छा यही है तो ठीक है। मैं भी रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुका हूँ। मुझे भी इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाएगी, जिंदगी आराम से कट जाएगी। प्रियंका गुस्से से बोली, नहीं कटेगी जिंदगी, जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। आप नहीं समझ रहे हैं, मुझसे पूछिए अकेले जीना क्या होता है। जब दिल करता है कि मेरा भी कोई अपना हो जिसे मैं अपने दिल की हर एक बात बता सकूं, जिसके कंधे पर सिर रखकर रो सकूं, सुकून से जीऊं। इस दुनिया में लाखों लोगों के रहते हुए भी तन्हाई महसूस होती है, अंतरात्मा चीख पड़ती है, लगता है अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। किसके लिए जी रही हूँ? मेरा तो कोई है ही नहीं। सुरेंद्र उसकी बातों को सुनकर उदास होकर उससे बोला, मैं नहीं जानता था तुमने इतना दर्द सहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी और रजनी के रिश्ते को एक और मौका जरूर दूंगा। वे वापस चला गया। कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गया। दोनों पक्षों में बहस भी छिड़ गया।
रजनी के वकील ने इस केस के मेन कड़ी प्रियंका को कोर्ट में बुलाने का आदेश मांगा। जब जज साहब ने अगली सुनवाई में प्रियंका को हाजिर होने का हुक्म दिया तो सुरेंद्र बार बार बोल रहा था इस केस से उसको दूर रखा जाए। उस बेचारी पर तो पहले से ही परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। पर रजनी का वकील नहीं माना। प्रियंका को कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ा। वे कोर्ट पहुंच गई। सुरेंद्र के सारे रिश्तेदार आ चुके थे। प्रियंका ने एक बार फिर से रजनी को कहा, रजनी ये सब छोड़ दो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। रजनी गुस्से से बोली, ये तुम बोल रही हो, जबकि तुमने ही मेरे हंसते खेलते परिवार को तोड़ा है। देखो, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम अपना केस वापस ले लो। शहर तो तुम बहुत ही जल्दी छोड़कर चली जाओगी, पर मुझे हमेशा याद रखोगी। रजनी की इस धमकी से प्रियंका को किसी बहुत ही बड़े षड्यंत्र की आशंका हो रही थी। जो होना है वे तो होना ही है, पर क्या होना है ये तो सब आगे पता चलेगा। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो गई। सुरेंद्र को शायद ये एहसास था कि रजनी का वकील प्रियंका से बहुत ही सारे सवाल करेगा, और वे भी सारे अतीत के रिश्तों के बारे में, क्योंकि रजनी अब सब कुछ जान चुकी थी। रजनी का वकील कुंठित भरी हंसी से शुरू हो गया। उसने प्रियंका से पूछा, आपका पूरा नाम? जी, प्रियंका प्रताप सिंह। आपकी शादी हो गई? जी। तो आपके मांग में ना सिंदूर है और ना गले में मंगलसूत्र। प्रियंका उदास होकर इधर उधर देखने लगी। सुरेंद्र बेचैन हो गया। अपने वकील से बोला, ये सब रोकिए, ये उसका पर्सनल मामला है। तभी सुरेंद्र का वकील बोला, जज साहब, इस बात से हमारे केस का क्या वास्ता? रजनी का वकील बोला, है मेरे फाजिल दोस्त, मैं पहले अदालत को प्रियंका के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि सबको इस तलाक की असली वजह तो मालूम चले। जज साहब ने कहा, यू मे प्रोसीड नाउ। जी, थैंक यू जज साहब। हाँ तो मिस प्रियंका, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी, मेरे पति की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसकी पुरानी जख्मों को वकील साहब ने फिर से हरा कर दिया। उसकी आंख आंसुओं के बोझ तले दबने लगे। ओह, आई एम सॉरी मिस प्रियंका, इस भरी जवानी में ही आपको विधवा का जीवन जीना पड़ रहा है। वैसे आपके साथ और कौन कौन रहता है? जी, बस मेरे पिता समान ससुर। तब तो आपको नौकरी भी करनी पड़ती होगी, घर के खर्च भी चलाना पड़ता होगा। वैसे आपके ससुर क्या करते हैं? जी, वे हाथ पैर से लाचार हैं। उस एक्सीडेंट के बाद वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। उनकी आवाज़ भी चली गई। वे हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहते हैं। पॉइंट भी नोटेड, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ तो मिस प्रियंका, क्या आप सुरेंद्र जी को जानती हैं? जी हाँ। अरे हाँ, इनके बच्चे आपसे पढ़ने जाते हैं। जी। आपकी पहचान इनके बच्चों से हुई थी या पहले से थी? वे बोली, पहले से। हम सब दिल्ली में एक ही कॉलोनी में रहते थे। ओह, तब तो प्यार वार का चक्कर भी हुआ होगा, क्योंकि माशाअल्लाह आप इतनी खूबसूरत है, ये इतना नौजवान। प्रियंका घबरा गई। सुरेंद्र बेचैन हो गया। वे खड़ा होकर बोला, ये सब फालतू के सवाल करके आप प्रियंका के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। आप इसके अतीत के बारे में ऐसे सवाल मत करें। जज साहब ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सुरेंद्र, आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का। और वकील साहब, जो इस केस से रिलेटेड है, कृपया वही सवाल करें। जी थैंक यू जज साहब, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। हाँ तो मिस प्रियंका, आपने बताया नहीं, कहीं प्यार वार का कोई चक्कर तो नहीं था? वे गुस्से से बोली, नहीं। रजनी का वकील जोर से चिल्लाया, आप झूठ बोल रही हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सुरेंद्र बेचैन होने लगा। प्रियंका बोली, नहीं, ये सब झूठ है। झूठ नहीं है, आप शुरू से सुरेंद्र जी को चाहती थी, पर किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। पर जब आप इतने सालों के बाद सुरेंद्र जी से मिली और ये जाना कि अब ये बहुत ही रईस हो गए हैं, तो आपका पुराना प्यार फिर से जाग गया। आप उसे फिर से पाने के लिए उसके स्कूल में और उसी के बच्चे को पढ़ाने लगी, ताकि बच्चों के बहाने आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। आपको तो कोई देखने और टोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि बेचारा बूढ़ा ससुर तो ना चल सकता है ना ही बोल सकता है। प्रियंका रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, बस करिए सर, ये सब झूठ है। मैं नहीं जानती थी वे स्कूल और बच्चे सुरेंद्र जी के हैं। अब मेरा विश्वास कीजिए। तो क्या सुरेंद्र जी कभी कभी रात में आपके पास नहीं आते थे? सुरेंद्र बोला, आप ये बकवास सवाल बंद कीजिए। रजनी का वकील बोला, देखिए जज साहब, एक को बोलिए तो दूसरे को तकलीफ होती है।
क्या है आप दोनों के दरमियाँ? अरे भाई, हमने किताबों के साथ साथ लोगों की आंखें भी पढ़ी है। हाँ तो मिस प्रियंका, क्या जब मन करता था वे आपके घर आते जाते थे या नहीं? नहीं, किसी काम से ही आते थे। रात में ऐसा क्या काम होता है? जी, जी जरा आप हमें बताइए, अपनी पुरानी प्रेमिका से लोगों को रात में क्या काम है? प्रियंका गुस्से से बोली, आप मुझसे फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। मैं जवाब नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती जवाब? क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं। आप इन्हें रात में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बुलाती थी। ये सब झूठ है जज साहब, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। रजनी के वकील ने बोला और कुछ फोटोग्राफ्स जज साहब की तरफ बढ़ा दिया जिसमें वे दोनों एक दूसरे के गले लगे थे। सुरेंद्र बोला, ये इस बात को गलत तरीके से रख रहे हैं। ऐसा इस फोटो में कुछ गलत नहीं था। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर सुरेंद्र, अगर अब आपने कोर्ट के कामों में दखल अंदाजी किया तो मैं आपको बाहर जाने का आदेश दे दूंगा। रजनी के वकील ने कहा, जज साहब, अब मैं जो गवाह पेश करने जा रहा हूँ उससे आपको मिस प्रियंका के कैरेक्टर का पता चल जाएगा। पहला गवाह मिस निशा। हाँ तो मिस निशा, मैंने सुना है आप दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, इतनी कि दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती। निशा बोली, जी हाँ। तो बताइए, क्या आपको इन दोनों के प्यार के बारे में पहले से पता था? जी, पर क्या मिस निशा? भाई प्यार करते थे प्रियंका से, लेकिन प्रियंका नहीं, ऐसा इसने आपसे कहा? जी। धन्यवाद निशा, आप जा सकती हैं। मेरा दूसरा गवाह आनंद और संजय। वकील साहब ने पूछा, क्या आप दोनों इन्हें जानते हैं? दोनों प्रियंका की तरफ देखकर बोले, जी ये तो हमारे घर की मुस्कान थी, हम सबकी जान थी। ये हम दोनों भाई की दोस्त थी। दोस्त थी या प्यार भी? सच पूछिए तो हम इससे प्यार भी करते थे, पर वे हमारा बचपना था। ठीक है, आप जा सकते हैं। अब तीसरा गवाह रवि जी हैं। रवि जी आकर प्रियंका के सामने खड़े हो गए। हाँ तो रवि जी, मैंने सुना है आप दोनों के दोस्त हैं। जी, सही सुना है। मैंने ये भी सुना है कि किसी जमाने में आप भी मिस प्रियंका के दीवाने थे। जी नहीं, ये गलत है। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी हमसफर प्रियंका जैसी ही हो, क्योंकि इसकी सादगी ही सबको भा जाती थी। ये आज भी उसी तरह है। ये कभी ख्वाब में भी किसी का बुरा करने का या किसी के घर तोड़ने का सोच भी नहीं सकती है। मतलब अगर ये आपकी फ्रेंड सुरेंद्र की पसंद ना होती तो आप इससे शादी कर लेते। रवि वकील की तरफ देखकर बोला, वकील साहब, बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना आप लोगों की हॉबी है। ये बात कई साल पुरानी है और अब मेरी अलग शादीशुदा जिंदगी है, उसमें भी आप आग लगाएंगे क्या? मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि मैं पैसे वाला पार्टी नहीं हूँ। कोर्ट में बैठे सभी लोग हंसने लगे। वकील साहब ने कहा, अरे आप तो बुरा मान गए। चलिए धन्यवाद। अब मेरी आखिरी गवाह सुरेंद्र जी की पत्नी रजनी है। हाँ तो रजनी जी, आपको कब पता चला कि प्रियंका और सुरेंद्र यानी आपके पति के बीच संबंध है? जज साहब, ये हमेशा बच्चों के बहाने प्रियंका से मिलने जाने लगे। कभी कभी रात में भी चले जाते थे। एक दिन तो रात भर ये प्रियंका के घर ही रह गए थे। जब पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुरेंद्र बोला, ये गलत है। उस रात प्रियंका की तबीयत खराब थी और मेरे साथ निशा भी थी वहाँ। ऑर्डर ऑर्डर, मैंने कहा ना आपको भी मौका मिलेगा। जज साहब ने कहा, हाँ तो मिस रजनी, आप क्या बोल रही थी? जज साहब, ये प्रियंका के ऊपर खर्च भी करने लगे थे। एक दिन मैंने इन्हें 5 लाख का चेक काटते देखा था, तो पता करने पर मालूम चला कि ये गुप्त रखा गया है। उस शख्स का नाम किसी को मालूम नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती थी वे इसी के लिए था। इन्होंने इस लड़की के कारण मुझ पर हाथ भी उठाया। रोज इसके कारण घर में लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे। ठीक है, आप जा सकती हैं। तो आपने देखा जज साहब, ये मासूम सी दिखने वाली भोली भाली औरत कितनी तेज है। किस तरह एक ही घर के सारे लड़कों को फंसा कर रखा था। सबके साथ इसके नाजायज रिश्ते थे। ये सबसे प्यार का दिखावा करती थी। सुरेंद्र प्रियंका को देखे जा रहा था। वे शर्म से रोते रोते सिर झुका ली और सुरेंद्र समझ गया कि ये आज मेरे वकील को अपना पक्ष नहीं रखने देगा। सुरेंद्र का दिल तड़प उठा। वे चिल्लाते हुए बोला, अब बस करिए वकील साहब, बस करिए। वे अपनी जगह से उठा और विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। उसने वकील की तरफ देखकर कहा, ये केस मेरे और मेरे पत्नी के डिवोर्स के लिए था। मैं तैयार हूँ।
चलिए, मेरी बीबी को मुझसे तलाक चाहिए, मैं दे देता हूँ। उसे मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए, मैं तैयार हूँ। बच्चों की कस्टडी चाहिए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अब प्रियंका के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। आप शायद मेरे बारे में जानते नहीं हैं कि अगर मैं चुप हूँ तो ये मेरी शराफत है। मैं अपनी शादी को एक मौका देना चाह रहा था, पर शायद मेरी वाइफ ने आज सरेआम मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, तो अब दोबारा इस रिश्ते को निभाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। सुरेंद्र ने कहा। और मिस रजनी, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि वे 5 लाख मैंने प्रियंका को नहीं दिया था, बल्कि अपने दोस्त रवि के बेटे के ऑपरेशन के लिए दिया था। आप चाहें तो सबके सामने उससे पूछ भी सकती हैं। रजनी सिर झुका ली। रजनी के वकील ने कहा, हाँ हाँ, अब आप खुलेआम अपने नाजायज रिश्ते को अंजाम दीजिएगा। ना ही रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। आप अपनी अयाशी के लिए फ्री हैं। ले जाइए प्रियंका को अपने घर ही। इतना सुनते ही सुरेंद्र दौड़कर वकील का कॉलर पकड़कर उसे गुस्से से मारने लगा। तू क्या जाने हमारा क्या रिश्ता है? तू जैसे कमीने आदमी कभी प्यार को समझ ही नहीं पाएगा। तू क्या किसी औरत की इज्जत करेगा जो सरेआम औरतों को अपनी बातों से बेपर्दा करता है? अरे, तुझे तो तेरी माँ भी जन्म देकर अफसोस कर रही होगी। तू हमारा रिश्ता जानना चाहता है तो सुन, और यहाँ बैठे सारे लोग सुनो। हाँ हाँ, मैं प्रियंका से बहुत प्यार करता हूँ। कल भी करता था और आज भी करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आई लव हर। तभी पुलिस ने उसके सिर पर एक जोर से डंडा मारा और वे बेहोश हो गया। सब उसकी हालत देखकर रो रहे थे। प्रियंका उसे इस हालत में देखकर तड़प उठी। वे रोई जा रही थी। सुरेंद्र की माँ को अपने बेटे के इस हाल पर बहुत ही रोना आ रहा था।